हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। अपने आज की क्लास में हम ये पढ़ने वाले हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता है। ठीक है, मतलब हमें पता है कि रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अंडर सुइटेबल कंडीशन वो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स अपने बीच रिएक्ट करते हैं और फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली कैसे क्या होता है वो इन डिटेल हम पढ़ेंगे इन कोलिजन थ्योरी। ठीक है, तो हेडिंग लिखते हैं यहाँ पे कोलिजन थ्योरी। ओके, ये कोलिजन थ्योरी में क्या होता है? कोलिजन थ्योरी के हिसाब से हम ये मान के चल रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हार्ड स्फीयर्स होते हैं। ठीक है, ये जो हार्ड स्फीयर्स होते हैं जब वो अपने बीच कोलाइड करते हैं, जब उनके बीच कोलिजन होता है तब क्या होता है ना, वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है। जब वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है तभी ही केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है। ओके, लेकिन जो अगर हम रिएक्शन के बारे में बात करें तो वो दो टाइप का रिएक्शन हो सकता है। एक हो सकता है हमारा आयोनिक रिएक्शन, दूसरा हो सकता है मॉलिक्यूलर रिएक्शन। जो आयोनिक रिएक्शंस होते हैं दे आर सुपर फास्ट। ओके, वो क्यों सुपर फास्ट रिएक्शंस होते हैं? क्योंकि जो आयंस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, तो वो अपने बीच अच्छे से उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, तो वो बहुत जल्दी से कंबाइन कर लेते हैं। ओके, और रिएक्शन भी फास्ट रहता है। लेकिन अगर हम मॉलिक्यूलर रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, मॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या होता है? जिसमें मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, दो मॉलिक्यूल जो है, दो या तीन जितना भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है रिएक्टेंट में, उनको क्या करना है, एक साथ आके उनको कंबाइन, मतलब क्या, उनके कांटेक्ट में आना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या चाहिए? कोलिजन चाहिए। हमें पता है कि जैसे गैस मॉलिक्यूल्स में दे आर ऑलवेज इन स्टेट ऑफ रैपिड एंड रैंडम मोशन, इधर उधर मूव करते रहते हैं और बहुत स्पीड से मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो जब वो एक साथ आएंगे, कोलिजन होगा, वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, तभी जाके केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करता है। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे कोलिजन तो होता है, बहुत सारे कोलिजन्स होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर कोलिजन से हमारा क्या जो केमिकल रिएक्शन है वो प्रोसीड करे। सो जिस कोलिजन से केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करता है उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, तो इफेक्टिव वो कोलिजन जो है वहां उससे केमिकल रिएक्शन होता है, और बाकी का जो कोलिजन है जो कि इनइफेक्टिव है उससे रिएक्शन नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कि हमें जब भी रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है, रिएक्टेंट्स अपने बीच रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो रिएक्टेंट के बीच में जो बॉन्ड से उसको ब्रेक होना पड़ता है। ठीक है, वो ब्रेकिंग हो गया, फिर वही एटम के बीच में रीअरेंज होके नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जिससे प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ओके, तो ये जो बॉन्ड ब्रेक होता है इट रिक्वायर्स सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो मतलब इनिशियल स्टेज में रिएक्टेंट का उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं होता। ठीक है, एक पर्टिकुलर लेवल होता है एनर्जी का। अगर एक रिएक्टेंट उतना एनर्जी प्रोड्यूस करता है तभी जाके वो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो पाएगा। ओके, तो ये जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो हमें चाहिए ताकि एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। ओके, ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है जो एक रिएक्टेंट के पास होना ही चाहिए। ठीक है, लेकिन सारे रिएक्टेंट के पास एनर्जी नहीं होता, तो उनको एनर्जी अपना बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो इनिशियली रिएक्टर का कुछ एनर्जी है, उसको थ्रेशोल्ड लेवल तक पहुंचने के लिए कुछ एनर्जी का रिक्वायरमेंट रहता है। तो वो जो गैप है एनर्जी का बिटवीन द एनर्जी ऑफ द रिएक्टर एंड द थ्रेशोल्ड एनर्जी, उस एनर्जी गैप को हम बोलते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ठीक है, और एक्टिवेशन एनर्जी एसएमएस में। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो एक रिएक्टेंट को और उतना एनर्जी चाहिए ताकि वो थ्रेशोल्ड वैल्यू तक पहुंच पाए और केमिकल रिएक्शन जो है वो इजीली प्रोसीड हो सके। ठीक है, तो इन कोलिजन्स होते रहते हैं, काफी सारे कोलिजन्स होते रहते हैं। ठीक है, पर सेकेंड कितना कोलिजन्स होता है उसको हम बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो ऐसे होके हमारा रिएक्शन जो है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का वो स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले
सबसे पहला चीज जो है कि यहाँ पे कोलिजन है। ये जो कोलिजन होना है किसमें, बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, वो हमारा मेन चीज है केमिकल रिएक्शन का स्टार्ट होने के लिए। ठीक है, और क्या होता है यहाँ पे, ये होता है हमारा फर्स्ट स्टेप। देखो यूजुअली जो आयोनिक रिएक्शंस होते हैं दे आर वेरी फर्स्ट। क्यों फर्स्ट होते हैं, क्योंकि जो एनायन और कैटायंस, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो होते हैं एनायंस एंड कैटायंस, वो उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, इजीली कंबाइन करते हैं तो रिएक्शंस फर्स्ट होते हैं। लेकिन जितने भी मॉलिक्यूलर रिएक्शंस हैं वो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस स्लो होते हैं। क्यों, क्योंकि उनके बीच में पहले क्या होना है, उनके बीच में पहले कोलिजन होना है। ठीक है, और कोलिजन होते होते क्या होगा, काफी सारे कोलिजन्स होंगे और उनके बीच में कुछ ही ऐसे कोलिजन्स होंगे जो कोलिजन्स आर इफेक्टिव, जिससे हमारा केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो सकता है। ओके, तो नेक्स्ट लिखेंगे द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम of the reaction mixture is known as collision frequency. ओके, कोलिजन फ्रीक्वेंसी को हम जेड सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्या हो गया, जैसे हमारा इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है इसको भी लिख लेते हैं, द कोलिजन अमंग द reactant molecules which results in product which results in products is known as effective collision. ओके, ये था हमारा नेक्स्ट पार्ट। और जो थ्रेशोल्ड एनर्जी वो तो हमें पता है क्या होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी, इट द एनर्जी that a reactant molecule must possess to start a chemical reaction is called threshold energy. ठीक है, ये हो गया हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी। एक रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स को जितना एनर्जी मतलब क्या लेवल तक पहुंचना है तब जाके केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो सकता है, वो होता है हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, अच्छा ये सब एनर्जी क्यों चाहिए, बिकॉज वी हैव टू ब्रेक द ओल्ड बॉन्ड्स ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो ओल्ड बॉन्ड्स होते हैं उनको ब्रेक करने के लिए हमें थ्रेशोल्ड एनर्जी का रिक्वायरमेंट रहता है। ओके, और थ्रेशोल्ड एनर्जी तो रिएक्टेंट के पास नहीं होता। तो क्या होता है, द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर एनर्जी नहीं, द एक्स्ट्रा एनर्जी which is required for a reactant molecule to reach the threshold value
is called activation energy. ओके, और एक्टिवेशन एनर्जी को हम ई ए ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आया समझ में कोलिजन थ्योरी क्या है, कैसे मॉलिक्यूल्स जो है रिएक्टर मॉलिक्यूल्स अपने बीच में रिएक्ट करते हैं। ओके, और फिर उनका एनर्जी लेवल ठीक होके हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो लिख लो, इससे हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं कि जो हमारा एक्टिवेशन एनर्जी है जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं उसका वैल्यू क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी का वैल्यू माइनस एनर्जी ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। ओके, तो ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। नेक्स्ट है, अभी हम क्या करेंगे ना, एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करके हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। सो ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ के एक्स एक्सिस में हम लेंगे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और वाई एक्सिस में लेंगे एनर्जी। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, ऐसे होके ऐसे जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, ग्राफ है। तो ये जो लेवल है ये है हमारा एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स। ओके, यहां से यहां जो है वो है एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स, और ये जो लेवल है यहां से यहां तक ये है हमारा एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। हो गया, और ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, एनर्जी का जो मैक्सिमम वैल्यू है ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, जहां तक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को पहुंचना होता है वो होता है हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स का एनर्जी हो गया। और उसको थ्रेशोल्ड के वैल्यू तक पहुंचना है, तो रिएक्टेंट को थ्रेशोल्ड वैल्यू तक पहुंचने के लिए जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए वो होता है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी। ये हो गया हमारा एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, आया समझ में। और देखो ये क्या है, रिएक्टेंट का एनर्जी, ये है हमारा प्रोडक्ट का एनर्जी। तो इनके बीच में जो रहा वो है डेल्टा एच। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, जो हम हीट का जो इन्वॉल्वमेंट रहता है, अमाउंट ऑफ हीट इन्वॉल्व इन ए पर्टिकुलर रिएक्शन, तो ये है हमारा डेल्टा एच, दैट इज द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, जिसके बारे में हम थर्मोडायनामिक्स में पढ़े हुए हैं। ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ये हमारा रिएक्टेंट है एंड दिस वन इज आवर प्रोडक्ट। हो गया। तो ये जो हमने बनाया है ग्राफ, ये किसके लिए है, ये है फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन तो दो टाइप का होता है ना, बेस्ड ऑन थर्मोडायनामिक्स, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर केमिकल रिएक्शन में हीट रिलीज हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और अगर हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है प्रोडक्ट की एनर्जी से, तो ऑफकोर्स हीट जो है वो रिलीज होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आया समझ में क्या हो रहा है यहाँ पे। चलो ये ग्राफ बना लो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है इसको हम एनर्जी बैरियर भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इतना बैरियर को रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को क्रॉस करना ही है एनर्जी में। ओके, लिखो, हो गया। नेक्स्ट अभी हम बनाएंगे ग्राफ फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो यहाँ पे हमें क्या लेना है, वही सेम चीज करना है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और एक्स एक्सिस में हम क्या लेंगे, एनर्जी लेंगे।
ओके तो देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन हम किसे बोलते हैं, हम एंडोथर्मिक रिएक्शन उसको बोलते हैं जिसमें हमें हीट देना पड़ता है, हीट इज एब्जॉर्ब, हम बाहर से हीट देते हैं, ठीक है। अगर हम हीट दे रहे हैं उसके बाद ही एनर्जी मतलब रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो रिएक्टेंट के एनर्जी लेवल है वो कम है और प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल जो है वो ज्यादा होता है, ठीक है। आ रहा है समझ में। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ग्राफ ऐसे ड्रॉ करना है कि रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल कम रहेगा और प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल जो है वो ज्यादा रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे हीट दे रहे हैं। आ रहा है समझ में। ये क्या है, ये है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये हमारे रिएक्टेंट्स है और ये हो गया एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, ओके। ये क्या है, ये हमारा प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट का नीचे से लेके ऊपर तक जो है वो क्या हो गया, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। और ऊपर का जो वैल्यू जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू है जो कि एनर्जी बैरियर है वो क्या है, वो है थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। थ्रेशोल्ड एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, और हम इसको बोलेंगे एनर्जी बैरियर, ओके। नेक्स्ट रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के पास कितना एनर्जी है, ER है, और थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचने के लिए उसको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी क्या होता है, वो होता है एक्टिवेशन एनर्जी, ताकि हमारा रिएक्शन हो पाए, ओके। और देखो ये है रिएक्टेंट का एनर्जी और ये है प्रोडक्ट का एनर्जी, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एनर्जी के बीच में जो गैप रहता है वो होता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, जिसको हम डेल्टा H से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जो डेल्टा H का वैल्यू एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए नेगेटिव होता है, पता है हमें, और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा H का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये है हमारा क्या ग्राफ जो है कैसे विथ एनर्जी प्रोग्रेस करता है हमारा रिएक्शन, एंड दिस इज फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, ओके। आया समझ में कैसे क्या हो रहा है, बहुत ही इजी है, कुछ समझने का चीज है नहीं, बस दो तो ग्राफ याद रखना है, ओके। लिख लो इससे, हो गया। अच्छा और एक चीज है यहाँ पे कि अगर हम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन को कंपेयर करेंगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या रहता है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट लेस रहता है, क्यों, क्योंकि उसका तो रिएक्टेंट का एनर्जी ऊपर है तो उसको कम एनर्जी चाहिए, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट का एनर्जी कम है तो उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है, ओके। तो ये था हमारा ग्राफ के बारे में। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे और एक इम्पोर्टेंट चीज जो है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ओके। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी भी बोल सकते हो। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। आया समझ में, क्या बोलते हैं उसको, ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ पे क्या होता है ना जैसे मान लो दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से उनके बीच में कोलिजन आए हुआ, वो पास पास आए, ओके। तो नया बॉन्ड का सॉरी ओल्ड बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट होता है कि न्यू ओल्ड बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जा रहा है, वीक होता जा रहा है, और न्यू बॉन्ड जो है वो फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया है। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ओके। जो हाईली अनस्टेबल स्टेट होता है उसके बाद इमीडिएटली हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे A+B गिव्स, यहाँ पे A और B क्या है, वो हमारे रिएक्टेंट्स से, ठीक है। और AB ये जो बना ये हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, और यहां से उसके बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। एक एग्जांपल लेते हैं तो अच्छे से हम समझ पाएंगे। H2 में लिए हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स प्लस आयोडीन मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे
हमें एक्टिवेशन एनर्जी तो देना है क्योंकि रिएक्टेंट के पास उतना एनर्जी होता नहीं है, ठीक है। तो जितना एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को चाहिए थ्रेशोल्ड वैल्यू को रीच करने के लिए, उसी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो वही एक्टिवेशन एनर्जी मान लो हमने रिएक्टेंट के साथ दे दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी क्या होगा, जो रिएक्टेंट के ओल्ड बॉन्ड से वो ब्रेक होना स्टार्ट करेंगे और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा, मतलब नया बॉन्ड फॉर्म होना स्टार्ट होगा। सो यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आयोडीन और आयोडीन के बीच में भी बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो रहा है, और हाइड्रोजन और आयोडीन एंड यहाँ पे भी हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच में न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ओके, क्या बोलते हैं हम, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जो कि एक हाईली अनस्टेबल स्टेट होता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ये हमारा नया बॉन्ड जो बन रहा था और ये हमारा नया बॉन्ड जो बन रहा था, ठीक है। तो ये है हमारा प्रोडक्ट्स और ये है हमारे रिएक्टेंट्स। ओके, आया समझ में। तो यही होता है हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट। बहुत ही इजी है, कुछ इधर उधर का चीज है नहीं। आया समझ में सबको, चलो लिख लो। हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं आर्हेनियस इक्वेशन। तो आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है, आर्हेनियस ने अपना एक इक्वेशन दिया था जिसके मतलब जिससे हम काफी कुछ फैक्टर्स से, काफी कुछ पैरामीटर्स से जिनको हम इंटर रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है ये वाला इक्वेशन, k इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर माइनस ए बाय आर टी, ठीक है। तो यहाँ पे k क्या होता है, k जो है वो हमारा कांस्टेंट है, rate constant of the reaction। ओके, ए जो है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर। तो ए क्या है, ए है हमारा फ्रीक्वेंसी फैक्टर। नेक्स्ट ई तो पता है, स्मॉल ई, ये हमारा लॉगरिथम बेस होता है। ई ए हमने पढ़ा हुआ है अभी, वो क्या होता है, वो होता है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, आर एज यूजुअल गैस कांस्टेंट and T as usual absolute temperature। ठीक है, तो ये होता है हमारा आर्हेनियस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इसको हम न्यूमेरिकल्स यूज करने में, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में यूज करेंगे। ओके, तो ये आर्हेनियस इक्वेशन है, इसका एक लॉगरिथमिक डेरिवेशन भी होता है, ठीक है। देखो ये हो गया k इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर माइनस ए बाय आर टी। तो अभी क्या करेंगे ना, दोनों साइड में हम उसको लॉन करेंगे, तो ln k इक्वल टू ln a प्लस ln e माइनस ए बाय आर टी। ये तो लॉन हो गया, ये भी लॉन, यहाँ पे इंटू मतलब प्लस होगा। इट इम्प्लाइज ln k इक्वल टू ln a, ln e टू द पावर माइनस ए बाय आर टी का मतलब होता है ए बाय आर टी। ओके, अभी हम क्या करेंगे ना, इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या आएगा 2.303 log k इक्वल टू 2.303 log a माइनस ए बाय आर टी। अभी पूरा इक्वेशन को हम 2.303 से डिवाइड कर देते हैं। log k इक्वल टू log a माइनस ई ए बाय 2.303 आर टी, ठीक है। तो ये है हमारा मेन इक्वेशन, जो रिलेशन है जिसको हम न्यूमेरिकल्स में यूज करने वाले हैं। ओके, तो मान लो हमारे पास दो कंडीशंस थे, तो उस कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन का जो रेट कांस्टेंट है उसको हम k1 ले लेंगे, सेकेंड वाले का k2 ले लेंगे। ओके, इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस log k1 इक्वल टू log a माइनस ई ए बाय 2.303 r
T1। क्यों? क्योंकि बाकी सारी जो वैल्यूज है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल रहता है जो है हमारा क्या है, टेम्परेचर है। टेम्परेचर चेंज करेंगे तभी हमारा जो रेट कांस्टेंट है वो चेंज होता है। तो एक और टेम्परेचर T1 हो गया और एक टेम्परेचर है T2 जिसका हमें रिलेशन निकालना है। सो log K2 रेट कांस्टेंट का वैल्यू एट टेम्परेचर T2 वो क्या होगा, log K2 इक्वल टू log A माइनस EA बाय 2.303 RT2। ठीक है, तो log K1 और log K2 का हमें वैल्यू मिल गया। अभी हम क्या करेंगे ना, अभी हम ये दोनों के बीच में मान लो हमें दो डिफरेंट टेम्परेचर गिवन है और उसमें रेट कांस्टेंट का वैल्यू गिवन है, तो हम एक रिलेशन यहाँ पे एस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, लिख लो इससे, हो गया। नेक्स्ट, तो अभी क्या करेंगे, log K2 माइनस log K1। ठीक है, log K2 से log K1 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, EA बाय, देख लो यहाँ पे log K2 क्या था, log A माइनस EA बाय 2.303 RT2। log K1 क्या था, log A माइनस 2.303 RT1। तो जब log K2 से log K1 माइनस करेंगे हमारा log A जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ओके, log A कैंसिल हो जाएगा और एक काम करते हैं, पूरा लिख ही लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, log A माइनस 2.303 सॉरी EA बाय 2.303 RT2, ये है log K2 का वैल्यू माइनस log A माइनस EA बाय 2.303 RT1, ये हो गया हमारा log K1 का वैल्यू। जब ब्रैकेट हटेगा तो log A जो है वो कैंसिल हो जाएगा, EA बाय 2.303 RT2 का वैल्यू नेगेटिव है और EA बाय 2.303 RT1 का वैल्यू पॉजिटिव है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे EA बाय 2.303 RT1 माइनस EA बाय 2.303 RT1। It implies log K2 माइनस log K1। इसमें हम EA बाय 2.303 R को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या बचा, 1/T1 माइनस 1/T2। सो यहाँ पे log K2 बाय K1, K2 माइनस log K1 को हम log K2 बाय K1 लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू EA बाय 2.303 R, ये क्या होगा, T2 माइनस T1 बाय T1 इंटू T2। तो अगर हम यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे हम यहाँ पे 2.303 R और T2 माइनस T1 बाय T1 इंटू T2, नहीं ये उधर गया ना, उल्टा होगा, सॉरी 2.303 R ये गया ऊपर रहा T1 T2 बाय नीचे रहा T2 माइनस T1। ठीक है, और पहले से वहां पे log K2 बाय K1 प्रेजेंट है। तो ये हो गया हमारा एक्टिवेशन एनर्जी का मैथमेटिकल रिलेशन। ओके, तो ये है जिसको हमें न्यूमेरिकल में पुट करना है और उसका वैल्यू निकालना है। अच्छा, तो यहाँ पे ग्राफ बनाने वाले हैं हम। ग्राफ अगर हम बनाएंगे, ग्राफ में x एक्सिस में हमें लेना है 1/t और y एक्सिस में हम लेंगे log k। ओके, सो यहाँ पे जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। मेरा स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ है, अच्छे से बना लेना, स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स हैं।
ओके। और ये जो स्लोप है ये क्या है, -EA बाय 2.303 आर। ठीक है, जो इक्वेशंस होते हैं उसी को y इक्वल टू एम एक्स बाय सी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है उसी के साथ रिलेट करके हम ये सारा ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो ये है ग्राफ और ये हो गया हमारा डेरिवेशन। तो आया सबको, कैसे क्या हो रहा है समझ में आया अच्छे से? चलो लिख लो इसको। हो गया। ओके, अभी हम उन फॉर्मूला को यूज करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स के केस में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एन आरएनएस इक्वेशन फॉर ए certain reaction, the value of A and EA are 4 into 10 to the power 13 second inverse and 98.6 kilojoule mole inverse respectively. At what temperature the reaction will have specific rate constant 1.1 into 10 to the power -3 second inverse. तो कोई भी न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले क्या करना है, क्या क्या डाटा गिवन है उसको लिखना है। ओके, सो गिवन क्या क्या है, गिवन ए का वैल्यू है ए इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर 13 है उसका वैल्यू, और एक्टिवेशन एनर्जी ई ए का वैल्यू है 98.6। ओके, और रेट कांस्टेंट के का वैल्यू दिया गया है 1.1 इंटू 10 पावर -3। हमें पूछा क्या है, एट व्हाट टेम्परेचर। सो हम कौन सा रिलेशन यूज करने वाले हैं, आरएनएस इक्वेशन यूज करेंगे। ओके, तो अकॉर्डिंग टू आरएनएस इक्वेशन, according to Arrhenius equation, क्या होगा यहाँ पे, K इक्वल टू A इंटू e टू द पावर -EA बाय RT। इट इम्प्लाइज log K इक्वल टू log A माइनस EA बाय 2.303 RT। ओके, इसमें हमें क्या करना है, वैल्यू गिवन है, K का वैल्यू पुट करेंगे log 1.1 इंटू 10 पावर -3 दैट इज इक्वल टू log A का वैल्यू कितना है 4 इंटू 10 टू द पावर 13 माइनस EA का वैल्यू है 98.6 बाय R का वैल्यू है 8.314 इंटू T, टेम्परेचर whose वैल्यू इज टू बी फाउंड आउट। सो कुछ नहीं करना है, जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है। जब सिंप्लीफाई करेंगे फाइनली जो हमारा टेम्परेचर है उसका वैल्यू आएगा 311 केल्विन। ओके, तो इसमें ऐसा कुछ था ही नहीं, जस्ट फॉर्मूला में हमें वैल्यू पुट करना था। ओके, अच्छा लिख लो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ कैटालाइज्ड एंड अनकैटालाइज्ड रेट कांस्टेंट एट 25 degrees centigrade. If the energy of activation of a catalyzed reaction is 162 kilojoule and for uncatalyzed reaction the value is 350 kilojoule. तो हमें करना क्या है, हमें दो ठो क्या दिया है, रेट कांस्टेंट का वैल्यू गिवन है, एक वैल्यू नहीं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हमें गिवन है। ठीक है, कैटालाइज्ड रिएक्शन का भी और अनकैटालाइज्ड रिएक्शन का भी। हमें करना क्या है, हमें जो रेट कांस्टेंट है कैटालाइज्ड और अनकैटालाइज्ड का, उनका रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें रिलेशन लिखना पड़ेगा। रिलेशन क्या लिखेंगे, इन जनरल क्या होता है, इन जनरल होता है कि log K इक्वल टू log A माइनस EA बाय 2.303 RT, ये इन जनरल होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले log K CAT इसको मान लेते हैं हमारा कैटालाइज्ड रिएक्शन। ठीक है, नहीं सबसे पहले अनकैटालाइज्ड ले लेते हैं, ये हमारा अनकैटालाइज्ड रिएक्शन दैट इज इक्वल टू log A माइनस EA का वैल्यू कितना है, हमारा EA का वैल्यू फॉर कैटालाइज्ड रिएक्शन 162 किलो जूल में है, हमें उसे जूल में कन्वर्ट करना है इनटू 10⁻³ बाय 2.303 RT। ओके, ये हो गया इक्वेशन 1। नेक्स्ट ये हो गया
कैटालाइज्ड रिएक्शन का वैल्यू KCAT लिखते हैं। ये कितना है log A माइनस एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू ऑन कैटालाइज्ड रिएक्शन के लिए गिवन है 350 किलो जूल में है, उसे हमें जूल में कन्वर्ट करना है इनटू 10⁻3। ओके, सो 2.303 RT, दिस इज आवर इक्वेशन 2। अभी हम क्या करेंगे ना, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, अभी क्या होगा log K catalyzed माइनस log K uncatalyzed, ओके, दैट इज इक्वल टू log जो A है पूरा वैल्यू लिख लेते हैं, log A माइनस 350 इंटू 10⁻3 बाय 2.303 RT, ओके, माइनस log A माइनस 162 इंटू 10⁻3 बाय 2.303 RT। तो यहाँ पे जो log K कैटालाइज्ड माइनस log K अनकैटालाइज्ड है, तो उसको हम log K कैटालाइज्ड बाय K अनकैटालाइज्ड कर सकते हैं, ओके। और यहाँ पे ब्रैकेट खुलते ही log A कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन होगा, यहाँ पे प्लस साइन होगा। सो अच्छा लिखो इसको, हो गया। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, log K कैटालाइज्ड बाय K अनकैटालाइज्ड, ओके, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा 2.303 RT। एक मिनट, ये हो गया log A कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे 162 इंटू 10⁻3, वैल्यू कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, हाँ वैल्यू गड़बड़ हुआ है, हमने यहाँ पे रॉन्ग वैल्यू पुट किया है 350 और ये है हमारा 162। अभी ठीक हुआ। तो यहाँ पे 162 350, तो log A कैंसिल हो गया, और यहाँ पे हमारा 1 बाय 2.303 RT को हम कॉमन ले सकते हैं, 1 बाय नहीं 10⁻3 बाय 2.303 RT, ठीक है। पूरा ये वाला पोर्शन जो है वो कॉमन जा सकता है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और क्या रहेगा 350 माइनस 162, so that is equal to 10⁻3 by 2.303 RT इंटू यहाँ पे वैल्यू कितना था 350 माइनस 162, ओके। सो दैट इज इक्वल टू, अच्छा हमें क्या चाहिए, हमें K कैटालॉग जो भी इसको जो है जब सॉल्व करेंगे वो आएगा 32.95, सारा वैल्यू पुट कर लेंगे, ओके। RT है, RT में R कितना होता है 8.314 वाला है, T है 298 केल्विन, तो वैल्यू सारा पुट कर लिए, तो ये आ गया हमारा वैल्यू 32.95। सो जब हम K कैटालाइज्ड बाय K अनकैटालाइज्ड करेंगे तो वो क्या होगा 32.95 जो वैल्यू है उसका एंटी लॉग आएगा, जो वैल्यू हमारा आएगा 8.88 इंटू 10⁻32, ओके। ये हमारा आंसर है 8.88 इंटू 10⁻32। तो आया समझ में कैसे क्या हो रहा है, हमने दो इक्वेशन लिखा, फिर उसको सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करके हमें K कैटालाइज्ड बाय K अनकैटालाइज्ड निकालना था, तो हमने सारा वैल्यू पुट कर लिया, ठीक है। K का वैल्यू पुट करने के बाद तो ये हमारा फाइनली रेशियो निकल गया, ओके। लिख लो इससे,
हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, at 407 Kelvin the rate constant of a chemical reaction is 9.5 into 10 to the power minus 5 second inverse, and at 420 Kelvin the rate constant of the reaction is 1.9 into 10 to the power minus 4 second inverse. Calculate the frequency factor of the reaction. ठीक है, तो यहाँ पे हमें गिवन क्या क्या है, दो तो टेम्परेचर है, गिवन है दो तो टेम्परेचर में फर्स्ट टेम्परेचर को T1 ले लेंगे 407 केल्विन, सेकेंड टेम्परेचर को T2 ले लेंगे 420 केल्विन, और उसके बाद क्या है रेट कांस्टेंट का वैल्यू है K1 का वैल्यू 9.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 सेकेंड इनवर्स से, और K2 का वैल्यू 1.9 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 सेकेंड इनवर्स है। हमें क्या करना है, हमें फ्रीक्वेंसी फैक्टर निकालना है, मतलब जो कैपिटल ए है उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या रिलेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे, log K2 बाय K1 इक्वल टू EA बाय 2.303 R, T2 माइनस T1 बाय T1 इंटू T2। ओके, ये हमारा रिलेशन है। तो वैल्यू को तो यहाँ से हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करना है log K2 बाय K1, K2 कितना है 1.9 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 बाय K1 कितना है 9.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 5। ओके, दैट इज इक्वल टू EA का वैल्यू हमारा गिवन है क्या, नहीं, ये का वैल्यू गिवन नहीं है। ठीक है, तो हमें ये का वैल्यू निकालना है यहाँ से। ओके, ये बाय 2.303 R 8.314। ठीक है, T2 माइनस T1 मतलब 420 माइनस 407 बाय T1 इंटू 22, 420 इंटू 407। सो ये सबको हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारा E का वैल्यू आएगा। सॉल्व करने से जो वैल्यू आएगा वो है 75782.3, उसका वैल्यू है 75782.3 जूल मोल इनवर्स। तो अभी हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको वैल्यू यूज करके हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर मतलब ए का कैलकुलेशन करेंगे। कैसे करेंगे, मान लो हमने K1 और T1 को लेके रिलेशन लिख लिया। क्या रिलेशन लिखेंगे हम, log K1 इक्वल टू log A माइनस EA बाय 2.303 R T1। ठीक है, इसमें सारी चीजों का वैल्यू हमें पता है, सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी है और जो A है फ्रीक्वेंसी फैक्टर उसी का ही वैल्यू हमें पता नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, log A दैट इज इक्वल टू log K1 प्लस EA बाय 2.303 R T1। ठीक है, सो log A का वैल्यू कितना आएगा, log K1 मतलब 9.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 प्लस EA का वैल्यू 75782.3 बाय 2.303 R का वैल्यू 8.314, T1 कितना है हमारा 407। ओके, तो ये सारा चीज जब हम कैलकुलेट करेंगे, ओके, तो हमारा जो A है, A का वैल्यू आएगा 5.04 इंटू 10 टू पावर 5 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, आज समझ में कैसे क्या हो रहा है, कैलकुलेशन तो खुद से ही करना है। ओके, और पहले क्या करना था, पहले हमें क्योंकि कोई भी इक्वेशन है जिसमें फ्रीक्वेंसी फैक्टर ए इन्वॉल्व है उसमें एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए हमें, बाकी सबका तो वैल्यू है पता है हमें, एक्टिवेशन एनर्जी हमें चाहिए। तो एक्टिवेशन एनर्जी को निकालने के लिए हमने क्या किया, तो दोनों ही रिएक्शन जो थे दोनों K1 K2 उनके वैल्यू को कोरिलेट करने वाला जो इक्वेशन था उसको हमने यूज किया, जिससे हमें एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू मिल गया। फिर उसको हमने यहाँ पे log K1 लेके किया है, अगर आप चाहो तो log K2 इक्वल टू log A माइनस EA बाय 2.303 R T2 उसमें भी यूज कर सकते हो, कोई
प्रॉब्लम नहीं है, जहां पे भी यूज करोगे हमारा जो वैल्यू है वो सेम ही आएगा। ओके, आया समझ में कैसे क्या हो रहा है? चलो लिख लो, इससे हो गया। नेक्स्ट, the energy of activation is 100 kilojoule mole inverse. Presence of a catalyst lowers the energy of activation by 75%. What will be the effect on rate of reaction at 20 degree centigrade? Other things being equal. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, rate of reaction और activation and rate of reaction है, उसका एक वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी के साथ रिलेट करके रिलेशन लिखेंगे। रिलेशन क्या होगा, यूजुअली क्या है, के इक्वल टू वैल्यू क्या होता है, ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी होता है। तो यहाँ पे दो कंडीशन है। तो पहले के लिए के वन इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर एक्टिवेशन एनर्जी पहले कितना होना चाहिए, पहले 100 होना चाहिए। ठीक है, 100 बाय आर टी। ठीक है, नेक्स्ट K2 दूसरा कंडीशन है। यहाँ पे हमने क्या किया, कैटलिस्ट को यूज किया तो एक्टिवेशन एनर्जी 75% डिक्रीज हो गया। था कितना, मान लेंगे कि 100 था, 75% डिक्रीज हुआ, तो अभी कितना है, अभी है एक्टिवेशन एनर्जी कितना है, 25% है। ठीक है, सो -25 बाय आर। ओके, अभी क्या करना है, तो ये हम लिख सकते हैं फॉर absence of catalyst, ये रिएक्शन in absence of catalyst, और ये वाला जो है वो है in presence of catalyst। ठीक है, अभी हमारे पास दो रिलेशन है, हम वो दोनों रिलेशन को क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्या करते हैं ना, हम इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं। अभी इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 करेंगे, इससे क्या होगा, K2 बाय K1 इक्वल टू A इंटू ई टू द पावर -25 बाय RT डिवाइडेड बाय A इंटू ई टू द पावर -100 बाय RT। ठीक है, सो यहाँ पे K2 अभी क्या करना है, अभी हमें उसको पूरे को लॉग में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो लॉग K2 बाई K1 इक्वल टू, यहाँ पे जो ए फैक्टर है वो तो कैंसिल हो गया। अभी क्या बचा, अभी बचा ए कैंसिल हो गया है। ठीक है, ई टू द पावर नीचे -100 बाई 80 था, ऊपर -25 था, तो ये ऊपर जाएगा तो 100 बाई 25 होके 75 बाय RT हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक काम करते हैं, स्किप नहीं करते हैं। ठीक है, पहले ln में कन्वर्ट कर लेते हैं दोनों साइड को। क्या आएगा यहाँ पे, ये वैल्यू जो है वो आ जाएगा 75 बाय RT। ओके, अभी लॉग में कन्वर्ट करेंगे 2.303 लॉग K2 by K1 equal to 75 by RT। ओके, सो log K2 by K1 equal to 75 by R क्या है, R हमारा है 8.314 इंटू टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। हमें तो केल्विन में सारा काम करना रहता है, तो 20 प्लस 273 इक्वल टू 293 केल्विन। ओके, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2.303 है। ठीक है, तो फाइनली हमारा K2 बाय K1 जो है उसका वैल्यू आ रहा है 2.34 इंटू 10 टू द पावर 13। ओके, तो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। तो फर्स्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट वो तो K1 था, सेकंड हमने K2 ले लिया। इसका मतलब अभी रेट ऑफ रिएक्शन जो है आफ्टर यूजिंग कैटलिस्ट वो इतना टाइम्स इंक्रीज कर रहा है।
ठीक है। सो 2.34 इंटू 10⁻13 टाइम्स वो इंक्रीज कर रहा है। ओके, आया समझ में कैसे क्या हो रहा है? चलो लिख लो इसे। हो गया। तो इसके साथ हम अपना आज का क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं और ये जो चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स वो भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, और उसका नेक्स्ट क्लास इसका क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो तब तक माइंडफुली पढ़ाई करते रहो। ओके।